Welcome to Yes Sampat Educator. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यश संपत एजुकेटर। सो आज की जो डेट है वो है 14 अक्टूबर 2022। ओके, सो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे पूरा का पूरा हिंदू न्यूज़पेपर एंड इट्स ओवरऑल एनालिसिस ओवर हियर। इज क्लियर? सो इसरोज ऑन नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल में एज्यूम पीएसएलवीज रोल। तो क्या है ये एनजीएलवी, उसके बारे में हम लोग आज बातचीत करेंगे और यहाँ पर आज के न्यूज़पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन बता देता हूं। मेरा नाम है यश संपत। बाय प्रोफेशन आई एम इंजीनियर एंड बाय पैशन आई एम एन एजुकेटर एंड आई हैव अ टीचिंग एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दिस 6 years. You can follow me on Facebook, Yes Sampat, that is my Facebook page, and Yes Sampat Educator, that is our YouTube channel. So you can subscribe if you are the new family member over here. Okay, and you can also follow me in the Instagram, so that is called Yes Sampat Official. You can follow in the Insta over here. Is it clear? So पहला जो न्यूज जो है उससे पहले हम लोग एक मैप से शुरुआत करते थे और कल के वीडियो के अंदर हम लोगों ने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, उसके बारे में पहले हम लोग एक आंसर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सो एज पर द रिसेंट डेटा, व्हाट इज द सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड रिटेल इन्फ्लेशन रिकॉर्डेड इन इंडिया? तो यहां पर आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 7.41%। दैट इज अ करेक्ट डेटा रिगार्डिंग द सीपीआई फॉर द रिटेल इन्फ्लेशन जो इंडिया के अंदर रिकॉर्ड हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहां पर आपके सामने है, यहां पर आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, सी इन अक्टूबर 2022 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उदय उमेश ललित जी हैज रिटन टू द यूनियन गवर्नमेंट रिकमेंडिंग द नेम ऑफ हु अमंग द फॉलोइंग एज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहां पर नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर किसको यहां पर रिकमेंड किया गया है थ्रू दी अभी जो फिलहाल जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है हमारे उदय उमेश ललित जी, उन्होंने रेकमेंड किया है यूनियन गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये चीज यहां पर आपको बतानी है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्या इसका आंसर जस्टिस संजय किशन कौल होगा, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ होगा, जस्टिस एस अब्दुल नाजीर होगा या जस्टिस के एम जोसेफ होगा? इसका हम लोग आंसर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला जो स्लाइड है उसको हम लोग देख लेते हैं और जो पहला स्लाइड है वो ये है। ठीक है, यहां पर आप लोग ये देखिए कि डेड सी और वेस्ट बैंक जो है काफी हद तक ट्रेंडिंग में है अभी। फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन से दैट रिगार्डिंग द यूपीएससी एग्जामिनेशन। ओके, तो यहां पर वेस्ट बैंक जो है और डेड सी जो है, ठीक है, वो आप लोग देखिए कि मेडिटेरियन सी के बाजू में जो पैलेस्टाइन का रीजन है जहां पर इजिप्ट और इजराइल का रीजन आता है, उसके बाजू में ही डेड सी का रीजन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ठीक है, अभी यहां पर जो पहली न्यूज निकल कर आती है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा आज है फ्राइडे 14 अक्टूबर 2022, टुडे इज द डेट। ओके, एंड यहाँ पर पहला जो आर्टिकल निकल कर आया है वो आप जीएस पेपर नंबर 2 गवर्नमेंट पॉलिसी और इंटरवेंशन से रिलेट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्स स्प्लिट वर्डिक्ट ऑन कर्नाटक हिजाब बैन। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि हिजाब केस के ऊपर यहाँ पर बहुत सारी हम लोगों ने बहुत बार डिस्कशन कर लिया है कि क्या है क्या नहीं है। तो ये कर्नाटक जो हमारा एक स्टेट है, ठीक है, तो यहाँ से एक स्कूल के अंदर यहाँ पर बच्चों को जो एक मुस्लिम कम्युनिटी की जो लड़कियां हैं उसको यहाँ पर हिजाब बैन करने की बात की गई थी। ठीक है, तो हिजाब ना पहनने देने के लिए यहाँ पर स्कूल ने यहाँ पर कहा था। तो यहाँ पर वहाँ की जो लड़कियां हैं, मुस्लिम कम्युनिटी की जो लड़कियां हैं, वहाँ पर उन्होंने कोर्ट के अंदर पिटीशन दाखिल किया था। ठीक है, और ये जो पिटीशन दाखिल किया था तो उसके बाद यहाँ पर निकल कर आया था कि वी हैव अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड वी हैव अ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, हम अपनी आस्था के हिसाब से अपने रिलीजन के जो एसेंशियलिटीज हैं उसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज निकल कर आई थी। ठीक है, पर यहां पर जो आर्टिकल में आया है कि 2 जज की जो बेंच बिठाई गई थी, ठीक है, दोनों जज, ये दोनों जज ही है। ठीक है, ये दोनों जज ही है। तो यहां पर जो बेंच बिठाई गई थी उन दोनों बेंचेस के अंदर भी, उन दोनों जजेस की बेंच के अंदर भी जो जज का पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी स्प्लिट होता हुआ दिखाई देने को मिल सकता है। यहां पर आपको यहां पर स्प्लिट वर्डिक्ट का मतलब भी यही है कि यहां पर एक जो भाई साहब है, एक जज जो
है, ठीक है, वो इस हिजाब के केस के अंदर सपोर्ट में है, और एक जो है कि हाँ ठीक है इसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज नॉट एन एसेंशियलिटी। तो एक जज ने ये चीज़ कही है, तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ कहना समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले समझ लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे डिलीवर्ड अ स्प्लिट वर्डिक्ट ऑन वेदर मुस्लिम स्टूडेंट्स शुड शेड their hijabs at their school gates. Justice Hemant Gupta upheld Karnataka's prohibitive government order on Feb 5th, saying apparent symbols of religious belief cannot be worn to secular schools maintained from state funds over here, ठीक है। तो यहाँ पर जस्टिस हेमंत गुप्ता जी ने ये चीज़ कही है कि द राइट टू एक्सप्रेस हर सेल्फ बाई वियरिंग हिजाब्स स्टॉप्स एट स्कूल गेट, ठीक है। तो एक ने यहाँ पर सपोर्ट नहीं करने की बात की है, ठीक है, हिजाब को सपोर्ट नहीं करने की बात की है कि यहाँ पर स्कूल के गेट के बाहर ही आप बाहर तक पहन सकते हैं, उसके अंदर आप लोगों को नहीं पहनना चाहिए। तो ये दैट इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गारंटेड अंडर आर्टिकल 19 क्लोज 1A डज नॉट एक्सटेंड टू वियरिंग ऑफ हेड स्कार्फ, ठीक है। तो यहाँ पर हेमंत गुप्ता जी ने ये चीज़ कही है। और यहाँ पर दूसरे जो जज साहब है जिसका नाम है जस्टिस सुधांशु धुलाई, ठीक है, उन्होंने कहा है कि हिजाब जो है वो एक सिंपली मैटर ऑफ चॉइस है। यहाँ पर वो जो है उसकी चॉइस के ऊपर है कि हाँ वो लोग अगर पहन सकते हैं तो भी ठीक है, नहीं पहनना है तो भी ठीक है। पर यहाँ पर अगर जस्टिस सुधांशु धोइले जी का मैं अगर बात करूँ तो या उनका ये कहना है कि हिजाब जो है कभी कभार टिकट ऑफ एजुकेशन के तौर पर वो सामने आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप मुस्लिम स्टूडेंट्स को अगर हिजाब पहने नहीं देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर उसके जो पेरेंट्स हैं उसको पढ़ाई करने के लिए नहीं भेजेंगे बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रिलीजियस बिलीफ, ठीक है। तो उसके हिसाब से भी अगर हिजाब नहीं पहनेंगे तो यहाँ पर वो आएंगे नहीं पढ़ाई करने के लिए, तो यहाँ पर हिजाब पहनेंगे तो पढ़ाई करने के लिए आएंगे। इसलिए यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ कही है कि दिस पर्टिकुलर केस हर हिजाब इज हर टिकट टू एजुकेशन, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों जजेस के बीच में यहाँ पर जो एक चॉइस की बात आ रही है, जजमेंट के चॉइस की बात आ रही है, वो काफ़ी हद तक स्प्लिट वर्डिक्ट के तौर पर सामने आती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हिजाब केस के अंदर सबसे पहली चीज यहां पर समझ लीजिए कि कर्नाटक के अंदर ये जो केस था निकल कर आया था, जहां पर कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 के तहत यहाँ पर कहा गया था कि दैट इज़ नॉट एन एसेंशियल फॉर दिस एजुकेशनल पर्पस, ठीक है। तो यहाँ पर कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 के तहत ये सारी चीज़ें बात की गई थी। बाद में यहाँ पर जो है मुस्लिम स्टूडेंट्स ने यहाँ पर कर्नाटक हाई कोर्ट के अंदर अपील किया था, पिटिशन डाला था, और बाद में वो पहुँचे थे कर्नाटक सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर चैनल था। इज इट क्लियर? तो आई होप आप लोग अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये इस आर्टिकल में कंक्लूजन ये कहा गया है कि अभी जो दोनों जजेस के बीच में भी स्प्लिट वर्डिक्ट की बात आ रही है, उसका आगे भी सॉल्यूशन जो लेंगे वो नेक्स्ट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएंगे वो शायद कर सकते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट डिलीवर स्प्लिट वर्डिक्ट ऑन कर्नाटक हिजाब बैन। तो यहाँ पर एक जज ने कहा है यहाँ पर कि दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज एन एसेंशियलिटी, और एक जज का यहाँ पर ये कहना है कि ये टिकट टू एजुकेशन के तौर पर सामने आता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर जो एक्चुअली केस जो है वो क्या कहना चाहता है। इज इट क्लियर? सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर आर्टिकल ओवर हियर। तो गाइज यहाँ पर आप लोग अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें समझ पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल जो निकल कर आता है दोस्तों वो ये है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से निकल कर आता है, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल है दोस्तों जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन के तौर पर सामने आता है, उससे आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। सो इंडिया एब्सटेन्स ऑन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन अगेंस्ट रशिया। सो इंडिया एब्सटेन्ड इन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑन अ ड्राफ्ट रेजोल्यूशन ऑन वेडनेसडे दैट कंडेम्ड रशियाज इलीगल रेफरेंडा एंड अटेम्प्ट्स टू एनेक्स पार्ट्स ऑफ यूक्रेन, सेइंग न्यू दिल्ली's decision is consistent with its well thought out national position and the country is ready to support efforts at de-escalation while
इंस्टिंक्टिंग ऑन फाइंडिंग पीसफुल सॉल्यूशन थ्रू डिप्लोमेसी। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी रशिया यूक्रेन का यहाँ पर बात आता है तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसके ऊपर फोकस करने की बात की है, पर फिर भी आज भी इंडिया ने इस चीज को एब्सटेन कर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज यहाँ पर समझ लीजिए कि दैट इज द लोगो ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ओवर हियर। अभी यहाँ पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की अगर मैं बात करूँ तो इसका फॉर्मेशन 1945 में हुआ था और यहाँ पर उसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर है और ये एक 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से एक है। ठीक है, यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के कितने प्रिंसिपल्स हैं? 6 और प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मेन प्रिंसिपल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरीट। ठीक है, तो ये कंपोनेंट है यूनाइटेड नेशंस के, उसमें से जो पहला कंपोनेंट निकल कर आता है वो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। So United Nations General Assembly is nothing but that is a principal component of the United Nation। ठीक है, तो यहाँ पर एक मेन गवर्निंग बॉडी के तौर पर ये इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सामने आता है और यहाँ पर मोस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी जो है यूनाइटेड नेशंस के अंदर रहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं उसके मेंबर की बात करूँ, यूनाइटेड नेशंस के मेंबर की बात करूँ जो रिप्रेजेंट करते हैं यूनाइटेड जनरल असेंबली के अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर 193 मेंबर्स के तौर पर यहाँ पर लिस्ट आप लोगों को देखने को मिल सकता है। यहाँ पर जो आंकड़ा है वो 193 मेंबर्स का है। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी के अंदर है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, और जनरली सितंबर महीने के अंदर इसकी एनुअल मीट होती है, ये चीज याद रखिएगा। आफ्टर दैट यूनाइटेड जनरल असेंबली इज हेडेड बाय द प्रेसिडेंट। ओके, प्रेसिडेंट के थ्रू इसको हेड किया जाता है, हु इज इलेक्टेड फॉर टर्म ऑफ 1 ईयर, जो 1 साल की टर्म के लिए जिसको इलेक्ट किया जा सकता है और वो प्रेसिडेंट के थ्रू इसको हेड किया जाता है। ठीक है, यूनाइटेड जनरल असेंबली को यहां पर पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। गाइस, ये चीज याद रखिएगा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि यूनाइटेड जनरल असेंबली का दूसरा नाम क्या है? तो पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड। इज इट क्लियर? एंड यूनाइटेड जनरल असेंबली डिलिबरेट्स एंड डिसाइड्स ऑन इंपॉर्टेंट मैटर्स सच एज पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में बात करता है, अदर इंटरनेशनल इश्यूज के बारे में बात करता है, और यहां पर नए मेंबर को अगर एडमिट करना है या नहीं करना है उसके डिसीजन के बारे में भी यहां पर बात करता है। ठीक है, और यहां पर ये जो डिसीजन लिया जाएगा वो वोटिंग के हिसाब से लिया जाएगा, ये चीज भी याद रखना है आप लोगों को। तो यहां पर एक 2/3 मेजोरिटी वोटिंग की कंसिडरेशन होगी, तो यहां पर ईच मेंबर हैज 1 वोट। ठीक है, तो ये चीज भी याद रख सकते हैं। इज इट क्लियर? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के बाद जो आता है वो है सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, सो अनलाइक द सिक्योरिटी काउंसिल देयर इज नो वोट वीटो पावर बिस्टोड टू एनीवन। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। 1953 की अगर मैं बात करूं तो विजय लक्ष्मी पंडित बिकम द 8th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ओके, तो द ओनली इंडियन जनरल असेंबली प्रेसिडेंट टू डेट ओवर हियर। ठीक है, तो ये चीज यहां पर आप लोग यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से याद रख सकते हैं। आगे बात करते हैं, यहां पर जो नेक्स्ट आर्टिकल दोस्तों निकल कर आता है वो यहां पर आप देख सकते हैं, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से निकल कर आता है। यहां पर आ जाइए। यस, दिस पर्टिकुलर आर्टिकल जो आप लोगों ने थंबनेल देखा है वही है, इसरोज ऑन नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल में एज्यूम पीएसएलवी रोल। तो यहां पर दोस्तों ये आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आप रिलेट कर सकते हैं। तो यहां पर जो एनजीएलवी, इट स्टैंड्स फॉर व्हाट? एनजीएलवी, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, जो पीएसएलवी को भी यहां पर रिप्लेस कर सकेगा, और ये जो डेवलप किया जाएगा वो इसरो के थ्रू डेवलप किया जाएगा। ये चीज आप लोगों को यहां पर याद रखनी है। और यहां पर ये ऑपरेशनल सिस्टम्स जो है, जैसे कि पीएसएलवी से हम लोग यहां पर सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। ठीक है, अगर मैं यहां पर बात करूं कि हाँ, तो यहां पर जो ये चीज आप लोगों को दिखाई दे रही है, ठीक है, तो यहां पर सैटेलाइट रहते हैं और वहां पर हम लोग क्या करते हैं? रॉकेट को लॉन्च करते हैं और अगले सिरे से यहां पर सैटेलाइट जो है ऑर्बिट के अंदर प्रस्थापित किया जाता है। ये चीज आप लोगों को यहां पर समझना है। ठीक है, सो इसरो एग्जिस्टिंग पीएसएलवी विल कंटिन्यू टू बी यूज्ड इन ऑपरेशन एज लॉन्ग एज देयर इज डिमांड फॉर इट। तो यहां पर जो मिस्टर सोमनाथ जी है उन्होंने ये चीज यहां पर कही है। साथ ही साथ यहां पर मैं कह दूं कि ये जो एनजीएलवी रॉकेट
जो सिस्टम है, ठीक है, ये यूजेबल रॉकेट सिस्टम है। सो एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द यूजेबल रॉकेट सिस्टम? तो यहाँ पर समझ लीजिए कि ये जो पूरा का पूरा शीरा है, जो यहाँ पर रॉकेट की जो सिस्टम्स है वो क्या करेंगे कि एक हद तक यहाँ पर पूरी की पूरी सिस्टम ऊपर जाएगी, उसके बाद यहाँ पर रॉकेट जो है उसमें से यहाँ पर सैटेलाइट निकलेगा और बाकी की चीज़ें जो है वो स्पेस के अंदर ऐसे ही घूमती रहेगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेस डिब्रिस कहते हैं, ठीक है, कूड़ा कचरा। डिब्रिस इट स्टैंड्स फॉर व्हाट? कूड़ा कचरा, ठीक है। तो स्पेस का कूड़ा कचरा, दैट इज कॉल्ड द स्पेस डेब्रिस, ओके। तो इसको हम लोग कूड़ा कचरा कहते हैं। तो ये कूड़ा कचरा जो है कहाँ पर घूमता रहेगा? स्पेस के अंदर घूमता रहेगा। तो इसको हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं, रीयूज नहीं कर पाते हैं। तो इसके अंदर PSLV जो है वो शामिल होता है, ठीक है। GSLV दूसरे कई रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम्स जो है वो लॉन्चिंग व्हीकल जो है शामिल होते हैं, पर यहाँ पर NGLV जो है, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल जो है, उसको हम लोग रीयूज कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। सो रीयूजेबल हैवी लिफ्ट व्हीकल, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आप लोग याद रख सकते हैं। अभी समझ लेते हैं कि यहां पर जो NGLV है, उससे पहले यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से रॉकेट है, ठीक है। सो SLV स्मॉल लॉन्च व्हीकल, यहाँ पर ये चीज़ है। ASLV है, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। उसके बाद जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो GSLV MK2, GSLV MK3, तो ये हमारे पास सारे के सारे रॉकेट्स है, उसको हम लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, तो ये एक स्मॉल पैकेज के हिसाब से इसको यूज किया जाता है, ठीक है। सो फर्स्ट रॉकेट डेवलप बाय इसरो वो सिंपली कॉल्ड SLV, ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यहाँ पर एग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उससे पहले जो बनाया गया था वो SLV ही था, ठीक है। उसके बाद जो बनाया गया दोस्तों वो क्या था? ASLV था, एग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो SLV एंड ASLV बोथ कुड कैरी स्मॉल सैटेलाइट्स ओवर हियर, जिसकी अगर मैं वेट की बात करूँ तो 150 किलोग्राम का यहाँ पर वेट आप लोगों को देखने को मिल सकता है, जो लोअर अर्थ ऑर्बिट में उसको भेजा जाता है, ठीक है। सो 1990s का जो दौर चल रहा था, तभी यहाँ पर ASLV को ऑपरेट किया गया था बिफोर द PSLV, ठीक है। तो PSLV के पहले उसको यूज किया गया था। उसके बाद जो आता है दोस्तों, ये काफी हद तक इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है, सबसे ज्यादा हम लोग PSLV और GSLV यूज करते हैं, ये चीज याद रखिएगा। 1994 के अंदर फर्स्ट लॉन्च किया गया था, इसरो का ये मेन रॉकेट माना जाता है, अब तक का मेन रॉकेट माना जाता है। PSLV जो है ये काफी हद तक इंप्रूव किया गया है और बहुत बार इसको यूज किया गया है और ये काफी हद तक पावरफुल भी माना जाता है 1990s के दौरान, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट इंडियन लॉन्च व्हीकल टू बी इक्विप्ड विथ लिक्विड स्टेजेस, तो ये जो लिक्विड स्टेजेस को लेकर चलता है वो पहला ऐसा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कौन सा है? तो PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ही है, ठीक है। एंड PSLV इज द मोस्ट रिलायबल रॉकेट यूज्ड बाय द इसरो टिल डेट, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, विथ 52 ऑफ इट्स 54 फ्लाइट्स बीइंग सक्सेसफुल ओवर हियर, ठीक है। आगे बात करें तो चंद्रयान 1, देयर आर द 2 स्पेसक्राफ्ट ओवर हियर, चंद्रयान 1 इन 2008 एंड मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट इन दी 2013 ओवर हियर, ठीक है। तो ये चीज यहां पर आप लोगों को समझनी है। इसरो जो है करंटली 2 लॉन्च व्हीकल को यूज करता है, PSLV एंड GSLV। सबसे ज्यादा इन दोनों का सबसे ज्यादा यूज होता है, GSLV स्टैंड्स फॉर दी जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इज इट क्लियर? तो ये चीज यहां पर आप लोग अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे, आई होप सो, ठीक है। आगे बात करते हैं GSLV के बारे में। सो GSLV इज मच मोर पावरफुल रॉकेट मेंट टू कैरी हेवियर सैटेलाइट्स मच डीपर इनटू द स्पेस। अगर आप लोगों को जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट के अंदर अगर कोई सैटेलाइट प्लेस करना है तो वहां पर GSLV का यूज होगा, क्योंकि यहां पर पोलर की कंपैरिजन अगर हम लोग करें तो जियो सिंक्रोनस जो है काफी पावरफुल रॉकेट माना जाता है, क्योंकि उसको उसकी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर उसको प्लेस कर रहा है, इसकी वजह से, ठीक है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो GSLV रॉकेट जो है जिन्होंने 18 मिशन को कैरी किया है, जिसमें से 4 जो है लास्ट मोमेंट पर फेल हो गए हैं, ठीक है। और 10,000 किलोग्राम के सैटेलाइट को भी ये कैरी कर सकता है और लोअर अर्थ ऑर्बिट के अंदर इसको प्लेस कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है क्रायोजेनिक अपर स्टेज, उसको ये डेवलप करने की यहाँ पर कोशिश की गई थी। एंड द थर्ड स्टेज ऑफ द GSLV MK2, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द क्रायोजेनिक अपर स्टेज, CUS जिसको कहा जाता है, ठीक है।
आगे बात करते हैं MK3 वर्जन्स हैव मेड इसरो एंटायरली सेल्फ सफिशिएंट फॉर लॉन्चिंग इट सैटेलाइट ओवर हियर, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। उसके बाद आता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV, ठीक है। तो ये एक माइक्रो सैटेलाइट और स्मॉल सैटेलाइट को यहाँ पर लॉन्च कर सकता है। जो अगर कोई ग्लोबल डिमांड रही, अगर कोई ग्लोबल डिमांड राइज की गई तो यहाँ पर SSLV जो है उसको टारगेट करता है। SSLV इज मीन टू ऑफर कॉस्ट इफेक्टिव लॉन्च सर्विस फॉर सैटेलाइट्स अप टू 500 किलोग्राम, ठीक है। 500 किलोग्राम तक हम लोग SSLV का यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा होगा तो दूसरा यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पर बात किया गया है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए जो मैं बात कर रहा हूं दोस्तों NGLV के बारे में, तो दैट इज अ रीयूजेबल रॉकेट, जिसको हम लोग फ्यूचर रॉकेट के तौर पर भी जानते हैं, ठीक है। तो ये रॉकेट जो है ये रीयूजेबल है, इसको फिर से हम लोग यूज कर सकते हैं। ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द रॉकेट वुड बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द मिशन, ये चीज याद रखनी है। वो फिर से अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर री एंटर हो सकता है, यहाँ पर लैंड के अंदर वो फिर से वो लैंड कर सकता है, वेरी मच लाइक एन एरोप्लेन, ठीक है। वो एरोप्लेन के माफिक ही फिर से लॉन्च हो सकता है और यहाँ पर फिर से लैंड भी हो सकता है, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई। और फ्यूचर मिशन के लिए इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। साथ ही साथ ये जो रीयूजेबल रॉकेट्स है अगर वो वापस से यूज किया जा सकता है तो कॉस्ट इफेक्टिव होगा, एनर्जी एफिशिएंट होगा, इसके बारे में यहाँ पर बात किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो स्पेस डिब्रीज जो है उसको भी हम लोग कम कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज एन अल्टरनेटिव ऑफ द स्पेस डिब्रीज एंड हाउ वी रिड्यूस द स्पेस डिब्रीज इन द स्पेस। सो व्हाट आर द इनिशिएटिव फ्रॉम द इंडिया, तो वो आप याद रख सकते हैं कि वी कैन यूज द रीयूजेबल रॉकेट्स इन द फ्यूचर, ओके। ये फुली रीयूजेबल रॉकेट्स जो है जो अभी डेवलपिंग स्टेज पर है, आर स्टिल टू बी डेवलप्ड ओवर हियर, बट पार्शियली रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल आर ऑलरेडी इन यूज। हम लोग उसको थोड़ा यूज कर सकते हैं, वहां तक पहुंच चुका है, पर फिर भी अब लोग थोड़ा बहुत डेवलपिंग के स्टेज में भी है, ठीक है। इसरो जो है यहाँ पर रीयूजेबल रॉकेट को डेवलप कर चुका है, ऐसा कहा गया है, जिसका नाम दिया गया है RLVTD, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, जो यहाँ पर 2016 के अंदर पहली बार इसका टेस्ट फ्लाइट किया गया था, ठीक है। सो दैट इज अ रीयूजेबल रॉकेट्स, फ्यूचर रॉकेट जिसको कहा जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पर आगे मैं जैसे बात करना चाहूंगा कि पोलर ऑर्बिट और जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, ठीक है, तो जिसको हम लोग कहते हैं कि अगर हमें पोलर ऑर्बिट के अंदर कोई सैटेलाइट प्लेस करना है तो वी कैन यूज द PSLV। तो ये जो ब्लू कलर की आप लोग देख रहे हैं सर्कल देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द पोलर ऑर्बिट, ठीक है। और ये जो रेड कलर की ऑर्बिट है दैट इज कॉल्ड द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। यहाँ पर आप सन सिंक्रोनस ऑर्बिट भी देख सकते हैं, जो ग्रीन कलर की है दैट इज अ सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, यहाँ पर जो ऑरेंज कलर की है दैट इज अ जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, और यहाँ पर जो ब्लू कलर की है दैट इज अ पोलर ऑर्बिट, ठीक है। तो यहाँ पर पोलर ऑर्बिट की भी रेंज है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की भी रेंज है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट की भी रेंज है। रेंज के हिसाब से यहाँ पर लॉन्च व्हीकल को सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। ये चीज आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है, इज क्लियर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। आई होप सो आप लोग ये आर्टिकल अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं, इज क्लियर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। तो दोस्तों जो अगला आर्टिकल है वो एडिटोरियल सेक्शन से निकल कर आता है, और यहाँ पर जो एडिटोरियल सेक्शन जो है काफी हद तक इंपॉर्टेंट माना जा सकता है फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इज क्लियर। तो आई होप सो आप लोग अच्छी तरीके से इस चीज को समझेंगे। तो यहाँ पर आ जाइए पेज नंबर 9 के ऊपर, ओपिनियन सेक्शन के अंदर आ जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर दो महिलाएं हैं जिन्होंने अपना अपना ओपिनियन दिया है। एक तो पूनम मैडम है, पूनम मैडम जो है, और यहाँ पर सोनाल्डे देसाई जी जो है, जिन्होंने यहाँ पर एक ओपिनियन के तौर पर इस आर्टिकल में अपनी बात रखी है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आर्टिकल है वो किसके बारे में है, यहाँ पर ये पॉपुलेशन पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। डज इंडिया नीड ए पॉपुलेशन पॉलिसी, उसके ऊपर यहाँ पर अपना अपना ओपिनियन रख रहे हैं। तो देखिए समझ लीजिए कि हमारी जो जनसंख्या है वो एक टाइम पर इतनी बढ़ जाएगी कि यहाँ पर चाइना को भी हम लोग क्रॉस कर कर चले जाएंगे, ठीक है। तो अर्लियर ऑफ दिस ईयर the United Nations published the data show that India would surpass China as the world's most populous country by 2023। 2023 तक हम लोग क्रॉस करने की कगार पर आ चुके हैं। 2018 और 19 के इकोनॉमिक सर्वे की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इंडिया की डेमोग्राफिक डिविडेंड के हिसाब से यहाँ पर 2041 तक, ठीक है, 2041 तक, तो यहाँ पर हम लोग 2041 तक यहाँ पर हम लोग पिक पॉइंट पर रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो वर्किंग एज
एज पॉपुलेशन होगी वो ऑलमोस्ट 59% के करीब होगी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि एक समय के बाद हमारी जो एज होगी या भारत देश की जो एज होगी उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 59% ही वर्किंग एज के तौर पर वो पॉपुलेशन सामने आ सकती है। तो यहाँ पर ये सोचने की भी बात है कि हमारा जो कंट्री है, ठीक है, वो एक समय के बाद बूढ़ा भी हो सकता है अगर यहाँ पर हम लोगों ने पॉपुलेशन पॉलिसी के ऊपर अच्छी तरीके से काम नहीं किया तो, ठीक है। तो यहाँ पर फैमिली प्लानिंग से बेहतर दैट इज अ फैमिली प्लानिंग, ओके, एंड दैट इज अ फैमिली वेलफेयर, ठीक है। तो हम फैमिली प्लानिंग से फैमिली वेलफेयर तक किस तरीके से जा सकते हैं, उसकी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, उसके बारे में हमें कुछ ना कुछ सोचना होगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए हम फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचते हैं, ठीक है, पर फैमिली वेलफेयर के बारे में अगर सोचा जाए तो यहां पर क्या चीजें आती हैं कि भाई हेल्थ कैसी होनी चाहिए, ठीक है, यहां पर जो भी लोग रह रहे हैं उसकी हेल्थ कैसी होनी चाहिए, उसकी लाइफ स्पान कैसी होनी चाहिए, ठीक है, यहां पर वो फिजिकली एज वेल एज मेंटली कैपेबल है क्या अपनी लाइफ को जीने के लिए। तो ये सारी चीजें जो अगर पॉजिटिव पॉइंट में आती हैं तो दैट इज कॉल्ड द फैमिली वेलफेयर ओवर हियर, ठीक है। तो हमें आगे जाकर अपने फैमिली वेलफेयर के बारे में सोचना है, ना कि हमें फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचना होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर देखा जाए तो एक समय के बाद हमारी जो एज रहेगी वो बढ़ जाएगी और उसके बाद यहाँ पर भारत देश के अंदर जो भी अभी एज चल रही उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो एक समय के बाद भारत देश की भी एज बढ़ सकती है, उसके अंदर जो भी लोग रह रहे हैं उसकी एज भी बढ़ सकती है। तो हमें यहाँ पर फैमिली वेलफेयर के तौर पर काम करना है कि उसके भारत के अंदर जो भी बुजुर्ग वर्ग रह रहे हैं, जो भी एजेड पर्सन है, क्या वो अच्छी तरीके से अपनी लाइफ जी पा रहे हैं, क्या वो स्ट्रेसफुली लाइफ जी रहे हैं या विदाउट स्ट्रेसफुली लाइफ जी रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पर बात किया गया है। तो आप लोगों को ये चीज यहां पर समझनी है कि वी हैव टू गो नॉट रिगार्डिंग द फैमिली प्लानिंग, वी हैव टू गो द फैमिली वेलफेयर ओवर हियर, इज इट क्लियर। तो ये चीज यहां पर आप लोगों को समझनी है। तो यहां पर आर्टिकल में भी यही कहा गया है, ठीक है। तो यहां पर एक समय के बाद हमें पूरी की पूरी चीजें सोचनी होगी और यहां पर पॉपुलेशन के साथ साथ हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में भी सोचना ही होगा, इज इट क्लियर। तो यहां पर पूनम जी का यही कहना है कि वी नीड टू मूव फ्रॉम अ फैमिली प्लानिंग अप्रोच टू फैमिली वेलफेयर अप्रोच। वी शुड बी फोकसिंग ऑन एम्पावरिंग मैन एंड वुमेन इज बीइंग एबल टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइस बट देयर फर्टिलिटी हेल्थ एंड वेलबींग। तो यहाँ पर महिलाएं जो है या पुरुष जो है अपने हेल्थ के बारे में सोचे, अपनी फर्टिलिटी के बारे में सोचे, अपने हेल्थ के बारे में सोचे, अपने वेलबींग के बारे में सोचे। तो ये उसकी एक इन्फॉर्म चॉइस के तौर पर ये चीज सामने निकल कर आती है, ठीक है। तो आगे जाकर ये अगर कोई सोच रहा है तो यहां पर ये फैमिली वेलफेयर का ही अप्रोच है, ठीक है। अगर यहां पर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के स्लोगन्स आते हैं, ठीक है, मैं हम और हमारे दो, ठीक है। अभी आगे जाकर ये सारी चीज जो है वो चेंज होती देखने को मिल भी सकती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस फैमिली वेलफेयर। तो यहां पर जो है आप लोगों को इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना होगा और साथ ही साथ यहां पर आप लोगों को फैमिली वेलफेयर के बारे में भी सोचना होगा, बिकॉज यहां पर पहले क्या होता था कि पहले के जमाने के अंदर अगर मैं बात करूं तो एक महिला और एक पुरुष जो एक कपल होते थे तो उसके ऑलमोस्ट 4 से 5 बच्चे होते थे। तो वहां पर हेल्थ का इश्यू भी कभी कभार आप लोगों को देखने को मिल सकता था, ठीक है। पर पहले के जमाने में अगर देखा जाए तो आज की हेल्थ सेक्टर के बारे में बात करूं या आज के हेल्थ सिनेरियो के बारे में बात करूं तो आज तक हमारी लाइफस्टाइल के हिसाब से उतनी हेल्थ अभी रही नहीं है, ठीक है। महिलाएं काफी हद तक माल न्यूट्रिशन का भी शिकार है, ठीक है, जैसे हम लोगों ने कल डिस्कस किया था माल न्यूट्रिशन इन इंडिया। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो हैं वो आज भी अंडरवेट की कैटेगरी में आती है, ठीक है। तो यहां पर वो खुद अंडरवेट की कैटेगरी में है, तो यहां पर फैमिली प्लानिंग के हिसाब से आपको भी सोचना होगा, महिलाओं की हेल्थ सेक्टर के हिसाब से भी यहां पर सोचना होगा, इज इट क्लियर। और गवर्नमेंट को भी यहां पर पॉपुलेशन पॉलिसी लेकर आनी ही होगी, इज इट क्लियर। तो ये चीज यहां पर बात की गई है। उसके बाद अगर मैं बात करूं सो वी नीड टू लुक एट ऑल ऑफ दैट वी आर वेयर वी आर, ओके, हम लोग कहां पर है उसके बारे में हमें सोचना होगा। पॉपुलेशन इंस्टेड ऑफ हाइडिंग बिहाइंड द एक्सक्यूज दैट वी डू नॉट हैव गुड स्कूलिंग और हेल्थ बिकॉज देयर आर टू मेनी पीपल, दैट माइंडसेट इज काउंटर प्रोडक्टिव। ये चीज भी यहां पर कही गई है कि ये जो इस तरीके का माइंडसेट जो है काउंटर प्रोडक्टिव के तौर पर सामने आता है। सिमिलरली यहां पर सोनाली देसाई जी ने ये कहा है, इट इज नॉट अबाउट द वेदर द पॉपुलेशन इज लार्ज
लार्ज और स्मॉल। ओके, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि हमें मेट्रो सिटी में नहीं जाना है या हमें पॉपुलेशन सिटी के अंदर नहीं जाना है, पर काफी हद तक अगर कोई जाता है और वो खुद भी यही बोलता है तो वो भी एक उसी भीड़ का शिकार भी है। ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, सो पॉपुलेशन इज लार्ज और स्मॉल, दैट इज नॉट अ पॉइंट। ओके, इट इज अबाउट वेदर इट इज हेल्थी, क्या वो हेल्थी है, जो भी पर्सन है, चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, क्या वो हेल्थी है, चाहे क्या वो स्किल्ड है कि वो अपना सर्वाइवल कर सकते हैं, क्या वो प्रोडक्टिव है, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में फोकस करने की बात की गई है कि जो भी मेल है या तो फीमेल है, दैट इज डजंट मैटर। ठीक है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन जो है उसको हमें नहीं देखना है कि लार्ज है या स्मॉल है, क्या यहाँ पर वो स्किल है। एक समय में यहाँ पर अगर एज बढ़ जाएगी भारत देश के अंदर जो भी लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो भारत देश चलेगा तो चलेगा कैसे। यहाँ पर हमें 12 से लेकर 19 के बीच में जो भी अभी बच्चे हैं, ठीक है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना होगा, तो आगे जाकर यही हमारा देश संभालेंगे। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर कही गई है। ठीक है, सो थॉमस माल्थ्यूज हैड सेड दैट एज द पॉपुलेशन grows productivity will not be able to keep pace with his growth. Okay, and we will see famines, higher mortality, wars etc. ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर इकोनॉमिक प्लानिंग जो है, ठीक है, स्किल आर इंपॉर्टेंट बट सो इज इकोनॉमिक प्लानिंग दैट एंश्योर गुड जॉब्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, क्या ये चीज हमारे पास है या नहीं है, उसके बारे में यहाँ पर बात किया गया है। सो यू हैड मेंशन्ड चाइना, आप लोगों ने मेंशन तो किया चाइना को, पर यहां पर चाइना ने अपने जो शार्प चेंजेस किए हैं और पब्लिक पॉलिसी के हिसाब से उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को मैनेज कर रखा है, यहां पर उनका ये कहना है। ठीक है, चाइनाज वन चाइल्ड पॉलिसी जो है वो अभी तक शार्प रिडक्शन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के तौर पर ये सामने आती है, तो ये चीज भी यहां पर समझनी है। चाइनीज हैव और रैपिडली राइजिंग पॉपुलेशन ऑफ द एल्डरली। ठीक है, तो यहां पर चाइना जो है अपने एल्डरली की पॉपुलेशन जो है काफी हद तक उसके अंदर बढ़ चुकी है। ठीक है, तो उसके बारे में भी यहां पर बात किया गया है। सो चाइना ऑल्सो ट्राइड टू रिलैक्स दिस पॉलिसीज एंड इज नाउ एनकरेजिंग पीपल टू हैव 2 और इवन 3 चिल्ड्रन, बट द मैन एंड वुमन आर नॉट रेडी टू कंपाइल। ठीक है, बिकॉज ऑफ चाइनाज फर्टिलिटी ओवर हियर। ठीक है, China's fertility continues to decline, so we should focus not on fertility rate but on creating a situation in which show slow changes in the family size take place in the context of growing economy। हमारी इकोनॉमी जो है उस हिसाब से ही संभलेगी, जहां पर हमें अगर प्रॉपर रिसोर्सेज को हम लोगों ने चैनलाइज नहीं किया, हमने अपने पॉपुलेशन पॉलिसी को अगर चैनलाइज नहीं किया, तो यहां पर हम लोग इकोनॉमी को अफेक्ट नहीं कर पाएंगे, पॉजिटिवली अफेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चाइना के अंदर ये चीज कही गई है बिकॉज वहां पर सबसे ज्यादा बुजुर्ग लोग रहते हैं, तो यहाँ पर कहा गया है कि चाइना ने कि आप लोग जो है चाइनीज पीपल जो है पुरुष है या मैन है, ठीक है, कोई भी पुरुष है या तो महिलाएं हैं, ठीक है, तो यहाँ पर वो 2 या 3 चिल्ड्रन कर सकते हैं एज पर दिस पर्टिकुलर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर फर्टिलिटी के बारे में भी बात किया गया है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर आप लोगों को समझना है कि आगे जाकर आप लोगों को या गवर्नमेंट को भी यहाँ पर पॉपुलेशन पॉलिसी के बारे में सोचना होगा। ठीक है, कैन इंक्रीजिंग ऑटोमेशन इफेक्टिवली काउंटरएक्ट द नेगेटिव इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ द एजिंग पॉपुलेशन। ऑटोमेशन क्या यहाँ पर पॉपुलेशन को अफेक्ट कर सकता है, तो उसके भी 2 पहलू है कि प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट जो है डिक्रीज हो सकता है कभी कभार, तो उसके बारे में भी यहाँ पर बातचीत किया गया है। ठीक है, डज इंडिया possesses the institutional capability to tap into its huge youth population, or will an aging population turn out to be a liability in the absence of the adequate institutional or state capacity। तो यहाँ पर स्टेट कैपेसिटी के बारे में भी यहाँ पर बात किया गया है। ठीक है, आई होप ये आर्टिकल आप लोग अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं कि तो यहाँ पर आप लोगों को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें जाननी होगी कि आपको पॉपुलेशन, ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं, पर क्या जो अभी जो हाजिर की पॉपुलेशन है क्या उसकी हेल्थ सही है, क्या वो वेलबींग के तौर पर
पर जी रहे हैं, क्या उसका हेल्थ सेक्टर अच्छा है, क्या यहाँ पर वो स्किल्ड है, अपना रोजी रोटी चला सकते हैं, क्या वो स्किल्ड है, उसके बारे में यहाँ पर भी सोचना होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये सारी चीजें समझ पा रहे हैं। इज इट क्लियर? ओके, तो ये आर्टिकल था आपकी पॉपुलेशन पॉलिसी के हिसाब से और यूपीएससी मेंस के हिसाब से काफी हद तक ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्लीज गाइज, आप अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है पॉपुलेशन पॉलिसी के हिसाब से क्या होना चाहिए ये मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिव्यू करूंगा। ठीक है, आगे बात करते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल दोस्तों आया है उसको एक बार थोड़ा बहुत रीड कर लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, उससे पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया है उसमें यहाँ पर ये जो आर्टिकल है वो कहा गया है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर बहुत सारे रिवोल्ट हुए थे बिकॉज ऑफ द सीए। तो ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली रीजन के अंदर बहुत सारे दंगे फसाद हुए थे। ठीक है, तो कहना क्या है, स्टोरी क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, वो सारी चीजें पहले समझ लेते हैं। 2.5 years after the communal clashes rocked the streets of northeast Delhi, killing 53 people and injuring hundreds, and independent fact-finding committee has blamed the breakout of violence to a deliberate build-up of polarized hate between communities, particularly anti-Muslim hate. The report titled Uncertain Justice, Citizens Committee report on the Northeast Delhi Violence 2020 released last week was commissioned by the Constitutional Conduct Group, a group of former civil servants who wanted an impartial probe into the events which led to the riots. Okay, sorry. ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर बातचीत किया गया है। तो यहाँ पर आप लोगों को जानना है इस आर्टिकल के तौर पर कि एक्चुअली सीए है तो है क्या और कोर्ट का क्या कहना है, या तो यहाँ पर सीए जो उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है। ठीक है, तो सीए स्टैंड्स फॉर दी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, इज इट क्लियर? तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये जो दैट इज बेसिस ऑन ऑफ द रिलीजन। ठीक है, सो दैट इज बेसिस ऑफ द रिलीजन टू 6 अनडॉक्यूमेंटेड नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज। ठीक है, सो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज एंड क्रिश्चियन जो पाकिस्तान से आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पाकिस्तान से जो भी लोग आए हैं जो नॉन मुस्लिम हैं उसको यहाँ पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तौर पर सिटीजनशिप प्रोवाइड करने की बात की गई है। तो पाकिस्तान से अगर कोई आया है, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश के कोई एंटर हुआ है भारत के अंदर बिफोर द 31 दिसंबर 2014, तो उसको हम लोग सीए देंगे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तौर पर यहाँ पर सिटीजनशिप दी जाएगी। तो यहाँ पर ऐसा कहा जा सकता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा था। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर आप लोगों को समझनी है क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है ना, ठीक है, रिलीजन टू 6 अनडॉक्यूमेंटेड नॉन मुस्लिम ओवर हियर, तो ये उसके हिसाब से यहाँ पर रिवोल्ट और रियोट्स हुआ था, उसकी वजह से दंगे फसाद हुए थे। ठीक है, सो इट एग्जाम्स द मेंबर ऑफ द 6 कम्युनिटीज from any criminal case under the Foreigners Act 1946 and Passport Act 1920, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। ये जो दो एक्ट है जो पनिशमेंट के तौर पर यहाँ पर सामने आते हैं, अगर कोई कंट्री के अंदर एंटर हुआ, इलीगली एंटर हुआ और यहाँ पर वो रहा है, ठीक है, जिसका वीजा भी एक्सपायर हो गया है, जिसकी परमिट एक्सपायर हो गई है, तो उसके एक्ट के तहत यहाँ पर उसको पनिशमेंट भी हो सकती है। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर बात किया गया है। अगर मैं सीएए के बारे में बात करूँ तो कौन कौन से यहाँ पर कंसर्न एसोसिएट है, तो टारगेटिंग अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। ठीक है, तो ये चीज के बारे में बात किया गया है। सो देयर आर दी एप्रीहेंशंस दैट द सीएए followed by a country-wide compilation of the National Register of Citizens, that is called the NRC, will benefit non-Muslims excluded from the proposed citizens register, while excluded Muslims will have to prove the citizenship. Okay, तो यहाँ पर इस आर्टिकल को अगर हम लोग अच्छी तरीके से समझे तो यहाँ पर ऐसा समझ सकते हैं कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के तौर पर यहाँ पर कंपाइलेशन जब हुआ था तभी यहाँ पर नॉन मुस्लिम कम्युनिटी जो थी या नॉन
मुस्लिम्स जो थे उसको यहाँ पर काफी तक बेनिफिट मिला था, और यहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको एक्सक्लूड किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने की बात हो रही है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द सीएए इश्यूज इन द नॉर्थ ईस्ट की अगर मैं बारे में बात करूं तो आसाम अकॉर्ड ऑफ 1985, ठीक है, तो यहाँ पर भी एक कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हुई थी। सो विच स्टेट्स दैट इलीगल माइग्रेंट्स, अगर कोई इलीगल माइग्रेंट्स है एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होकर आया है बट इलीगली, इज इट क्लियर, इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजियन heading in from Bangladesh after 25th March 1971 would be deported। ठीक है, डिपोर्टेड यानी कि फिर से उसको आप जहां से आया था वहां पर भेजा जाएगा, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई। अगर यहाँ पर उसके एस्टिमेशन के बारे में बात करूँ तो 20 मिलियन इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट जो है आसाम के अंदर आए थे। ये चीज आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। तो यहाँ पर उन लोगों को भी डेमोग्राफिक कंडीशंस के हिसाब से स्टेट के अंदर अलर्ट जारी हुआ था, और साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा मैं कहूँ कि स्टेट की जो रिसोर्सेज है और इकोनॉमी को यहाँ पर भी काफी हद तक अफेक्ट हुआ था बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्ट रीजन, इन दिस पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्ट रीजन, इज इट क्लियर। आगे अगर मैं बात करूं तो फंडामेंटल राइट्स जो है उसके अगेंस्ट में भी है। ठीक है, जैसे कि क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट इट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल नंबर 14। ठीक है, तो गाइस मुझे क्या बता सकते हैं आर्टिकल 14 नंबर क्या कहता है? अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज सर्च कर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो आर्टिकल नंबर 14 जो है एक्चुअली कहता है तो क्या कहता है। ठीक है, सो आर्टिकल नंबर 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच गारंटीज द राइट टू इक्वालिटी एंड इज एप्लीकेबल टू बोथ द सिटीजंस एंड फॉरेनर्स ओवर हियर। ओके, सेक्युलरिज्म के बारे में भी यहाँ पर बात किया गया है, जो हमारे प्रीएम्बल के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल के अंदर इसको एनश्राइंड किया गया है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन? तो यहाँ पर जब भी हम लोग किसी को इंक्लूड करते हैं किसी को एक्सक्लूड करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेशन। ओके, तो डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर तो सीए है, तो एक्चुअली है तो है क्या? सो इंडिया हैज सेवरल अदर रेफ्यूजीज। ठीक है, इंडिया के अंदर अगर कोई बाहर से आया है सो दैट इज कंसिडर्ड एज ए रेफ्यूजीज। तो यहाँ पर जो श्रीलंका से जो तमिल आए थे उसको इंक्लूड किया गया है, एंड साथ ही साथ यहाँ पर जो रोहिंग्या जो है म्यांमार से जो हिंदू रोहिंग्या जो आए हैं उसको इंक्लूड किया है, बट दे आर नॉट कवर्ड अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट। ठीक है, तो इस एक्ट के अंदर इसको कवर नहीं किया गया है। इज इट क्लियर? यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर थोड़ी बहुत डिफिकल्टी है, जैसे कि इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन इलीगल माइग्रेंट्स एंड दोज परसिक्यूटेड। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी थोड़ा बहुत डिफिकल्टी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। हैम्परिंग बायलैटरल टाइज, हैम्परिंग बायलैटरल टाइज का मतलब ये है कि रिलीजियस ऑपरेशंस। ठीक है, सो द एक्ट थ्रूज द लाइट ऑन द रिलीजियस ऑपरेशन दैट हैज happened and is happening in these three countries and thus may worsen our bilateral ties with them। ठीक है, तो यहाँ पर bilateral ties को भी ये चीजें हैम्पर कर रही है, उसके बारे में भी यहाँ पर बातचीत किया गया है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। इज इट क्लियर? तो आई होप सो आप लोग अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं कि जो सीए है उसके साथ साथ कौन कौन से इश्यू जो है वो हो रखे हैं, और उसकी वजह से यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली रीजन के अंदर भी यहाँ पर दंगे फसाद हुए थे, और उसके बारे में यहाँ पर आर्टिकल के बारे में ये चीज कह रहा है। ठीक है, आगे जाकर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो आ रहा है, जो नेक्स्ट न्यूज निकल कर आ रहा है या आर्टिकल निकल कर आ रहा है वो इंटरपोल से रिलेट करता है। ठीक है, आइए देखते हैं उस आर्टिकल को। चलिए, ये आर्टिकल के बारे में बात कर रहा हूं, द इंटरपोल जनरल असेंबली मीटिंग इन दिल्ली। ठीक है, तो यहां पर समझ लीजिए कि इंटरपोल क्या है कि 195 कंट्रीज जो है मिलकर अगर कोई भी चीज है या कोई क्रिमिनल है तो उसको पकड़ने में सारी की सारी 195 कंट्रीज की जो पुलिस है उसके पीछे लगती है। ठीक है, सो जैसे कहा जाता है ना कि 12 मुल्कों की पुलिस डॉन को पकड़ नहीं सकती, तो वैसा ही सीन है यहाँ पर इंटरपोल का भी। सो 195 कंट्रीज जो है इसके अंदर शामिल है इंटरपोल के अंदर। सो जनरल असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल criminal police organization, so that is called the Interpol. Okay, so international criminal police
International Criminal Police Organization, that is Interpol, is meeting in Delhi for 4 days from October 18th. This is the second time since 1997 the 195 member strong body is holding such a large conference in India. उसके बारे में यहाँ पर बातचीत किया गया है, ठीक है. सो इंटरपोल एक्चुअली क्या है, सो उसका सेटअप जो है 1923 के अंदर किया गया था. इंटरपोल जो है एक्चुअली है वो सिक्योर इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के तौर पर फैसिलिटेट करता है, पुलिस की पुलिस फोर्स को मदद करता है. ग्लोबली इसको हेल्प मिलती है, ठीक है, जहां पर कलेक्शन डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस पुलिस फोर्सेस, तो उसके हिसाब से ये एक चीज काम करती है. इट कीप्स ट्रैक ऑफ द मूवमेंट ऑफ द क्रिमिनल्स एंड दोज अंडर द पुलिस रडार इन वेरियस रीजन्स एंड टिप्स ऑफ पुलिस फोर्स विच हैड आइदर शाउट द इंटरपोल असिस्टेंस और विच इन इट्स ओपिनियन विल बेनिफिट फ्रॉम द पर्टिकुलर्स अवेलेबल विथ इट. इज क्लियर? तो आप लोग समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का एनहांसमेंट कर क्रिमिनल एनालिसिस कर यहाँ पर 195 मेंबर कंट्रीज जो है यहाँ पर एक दूसरे को इंफॉर्मेशन शेयर कर यहाँ पर क्रिमिनल को पकड़ने में काम करते हैं, ठीक है. तो यहां पर आप लोगों को ये चीज याद रखनी है कि ये रेड नोटिस के बारे में बात किया गया है. तो रेड नोटिस एक्चुअली क्या है? सो इट इज द स्ट्रक्चर कम्युनिकेशन इश्यूड बाय द इंटरपोल. ये एक स्ट्रक्चर कम्युनिकेशन होता है जो इंटरपोल के थ्रू किया जाता है, मेंबर नेशंस के अंदर नोटिफाई किया जाता है नाम के साथ, पर्सन का नाम क्या है, उसके अगेंस्ट में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या अरेस्ट वारंट है. तो ये सारी की सारी चीजें होती है, उस नोटिस को कहा जाता है रेड नोटिस, ठीक है. यहां पर अगर मैं इंटरपोल नोटिस के बारे में बात करूं तो एक होती है रेड नोटिस, जहां पर वांटेड पर्संस के बारे में बताया जाता है. येलो नोटिस दैट इज अबाउट द मिसिंग पर्सन. ब्लू नोटिस दैट इज कॉल्ड द एडिशनल इंफॉर्मेशन. अगर कोई क्रिमिनल के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी मिला तो दैट इज कॉल्ड द ब्लू नोटिस, ओके. एंड ब्लैक नोटिस यानी कि अनआइडेंटिफाइड बॉडीज. अगर अनआइडेंटिफाइड बॉडीज अगर पुलिस इंस्पेक्टर को मिली या कोई सी भी कंट्री की पुलिस को फोर्स को मिली तो यहां पर इंटरपोल को नोटिस जारी किया जाता है. इंटरपोल के अंदर नोटिस जारी किया जाता है रिगार्डिंग द ब्लैक नोटिस, ठीक है. उसके बाद आती है ग्रीन नोटिस कि भाई वार्निंग एंड इंटेलिजेंस के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन है, इमिनेंट थ्रेट के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन है, सो दैट इज कॉल्ड द ऑरेंज नोटिस, ठीक है. और पर्पल नोटिस इसके लिए दिया जाता है, सो दैट इज कॉल्ड द मॉड्यूस ऑपरेंडी, ठीक है. तो दैट इज अ पर्पल नोटिस. तो यहां पर इंटरपोल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है स्पेशल नोटिस प्रोवाइड करती है. ये चीज आप लोगों को यहां पर याद रखनी है फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. इज इट क्लियर? आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के तौर पर. आई होप ये आर्टिकल आप लोग अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं, ठीक है. आगे बात करते हैं. सो दोस्तों, अभी जो आपके सामने आर्टिकल है पेज नंबर 14 के ऊपर, वो आप आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, जहां पर स्टबल बर्निंग के बारे में बात किया गया है, ठीक है. सो सेंटर टू हेल्प सेटअप पेडी स्ट्रो पैलेट यूनिट्स टू अरेस्ट स्टबल बर्निंग, ठीक है. तो स्टबल बर्निंग को कंट्रोल करने के लिए यहां पर पेडिस्ट्रो पैलेट को यूज किया गया है. दैट इज एन अल्टरनेटिव ओवर हियर. तो दोस्तों यहां पर हम लोग स्टबल बर्निंग को क्या कहते हैं, हम लोगों ने डिस्कस किया था, दैट इज कॉल्ड द परेली. उसको हम लोग परेली कहते हैं. यहां पर 50 करोड़ इनिशिएटिव स्कीम के तौर पर यहां पर एक प्लान लाया गया है, एंटरप्रेन्योर को डेवलप करने की बात की गई है. तो पहले यहां पर स्टोरी क्या है उसको अच्छी तरीके से पहले समझ लेते हैं, ठीक है. तो यहां पर देखिए इस चीज को कहा जाता है स्टबल बर्निंग. तो यहां पर एक अच्छा जो तरीका है जहां पर जो इस तरीके का जो वेस्टेज है उसको हम लोग निकालने का तरीका, यहां पर फार्मर के पास एक आसान तरीका यही है कि वो जला देते हैं, ठीक है. तो इसी चीज को कहा जाता है स्टबल बर्निंग, ठीक है. तो हम लोगों ने बात किया था कि अगर दिल्ली का आप मैप देखेंगे, ठीक है, तो दिल्ली के आसपास है पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है, पंजाब एंड हरियाणा. तो हाँ, तो पंजाब एंड हरियाणा के अंदर ये स्टबल बर्निंग सबसे ज्यादा होती है, ठीक है. उसकी वजह से दिल्ली के अंदर यहाँ पर एयर क्वालिटी जो है और एयर पोल्यूशन जो है काफी हद तक डामनडोल चल रहा है या 19-20 चल रहा है. एयर क्वालिटी बिगड़ रही है दिल्ली के अंदर, पॉल्यूशन इसकी वजह से चल रहा है सबसे ज्यादा, ठीक है. तो यहाँ पर इसको रिड्यूस करने की बात की गई और इसको डिस्ट्रॉय करने की बात की गई कि आप स्टबल बर्निंग ना करो. तो एक्चुअली समझ लेते हैं कि स्टबल बर्निंग है तो है क्या. तो स्टबल बर्निंग को हम लोग
लोकल लैंग्वेज में परेली कहते हैं, ठीक है। सो स्टबल परेली बर्निंग इज अ मेथड ऑफ रिमूविंग दी पैडी क्रॉप्स, ठीक है। उसको पैडी क्रॉप्स को रिमूव करनी है एक रेसिड्यू मेथड है, जहां पर इस फील्ड को अच्छी तरीके से जलाया जाता है। और ये जो स्टबल बर्निंग होती है यहां पर सितंबर टू नवंबर महीने के अंदर इसको किया जाता है। साउथ वेस्ट मॉनसून, विड्रॉल ऑफ द साउथ वेस्ट मॉनसून, ठीक है, जहां पर साउथ वेस्ट मॉनसून आने की कगार पर ये सारी चीजें की जाती है, ठीक है। स्टबल बर्निंग जो है ये एक एक्चुअली प्रोसेस जो है जिसको हम लोग कहते हैं कि फायर द स्ट्रो स्टबल, इज इट क्लियर? सो लेफ्ट आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ द ग्रेन्स लाइक पैडी, व्हीट एक्सेट्रा, इट इज यूजुअली रिक्वायर्ड इन एरियाज दैट यूज द कंबाइंड हार्वेस्टिंग मेथड व्हिच लीव्स क्रॉप रेसिड्यू बिहाइंड ओवर हियर। और यहां पर जब भी हार्वेस्टिंग मेथड की जाती है उससे पहले हार्वेस्टिंग मेथड के कॉम्बिनेशन के साथ साथ स्टबल बर्निंग को किया जाता है, ठीक है। और ये प्रैक्टिस जो है नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर अक्टूबर टू नवंबर मंथ के अंदर ये प्रैक्टिस किया जाता है। सबसे ज्यादा अगर बात करूं तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में ये प्राइमरीली स्टेज के तौर पर इसको अप्लाई किया जाता है। सो दैट इज कॉल्ड स्टबल बर्निंग, ओके। आगे बात करते हैं कि इसका इफेक्ट क्या क्या हो सकता है। तो पॉल्यूशन होता है, जैसे मैंने कहा, टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स जो एटमॉस्फेयर के अंदर यहां पर फैलने को देखने को मिल सकते हैं, जो एक हार्मफुल गैसेस जो है जैसे कि मीथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, VOC, कार्सिनोजेनिक, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर फैलते हैं और वही जो है पॉल्यूटेंट्स, टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स के तौर पर सामने आते हैं और ह्यूमन लाइफ और एनिमल लाइफ और एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं, ठीक है। ये चीज के बारे में बात किया गया। ये जो सारे के सारे पॉल्यूटेंट्स है सराउंडिंग में अंदर आने की वजह से यहाँ पर हमारे फिजिकल एज वेल एज केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन उसका होता है, तो हमारी ह्यूमन हेल्थ को, एनिमल हेल्थ को भी अफेक्ट होता है। सो दैट इज कॉल्ड ह्यूमन हेल्थ बाय कॉजिंग अ थिक ब्लैंकेट ऑफ द स्मोक, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली के अंदर स्मोक सबसे ज्यादा चल रहा है, ठीक है। तो फॉग की बात नहीं है दोस्तों, स्मोक की बात है, ठीक है। हाँ, उसके बारे में यहां पर बातचीत किया गया है। सॉइल फर्टिलिटी के उसकी बिगड़ सकती है यहां पर, अगर जब भी आप उसके हस्क को बर्न करते हैं ग्राउंड के ऊपर तो जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स जो है वो जल जाते हैं, ठीक है। और फर्टिलिटी जो है सॉइल की वो डिक्रीज हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। उसके बारे में आप यहाँ पर आप समझ सकते हैं। उसके बाद हीट पेनिट्रेशन, यहाँ पर अगर सॉइल को जलाया गया, जमीन को जलाया गया तो वो काफी हद तक जो है वो हीट प्रोड्यूस करती है स्टबल बर्निंग के बाद या स्टबल बर्निंग के थ्रू, ठीक है। और यहाँ पर जो जमीन के अंदर नमी चाहिए, हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाने के लिए जमीन के अंदर दोस्तों क्या चाहिए? नमी चाहिए, मॉइस्चर कंटेंट चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर माइक्रोब्स भी चाहिए, तो ही एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हम लोग प्रोडक्टिविटी जो है हासिल कर सकते हैं, ठीक है। पर अगर हमने जमीन को जलाया तो यहां पर जो मॉइस्चर कंटेंट थे वो भी पूरे के पूरे जल जाएंगे और वहां पर मॉइस्चर कंटेंट की मात्रा जो है वो रिड्यूस हो सकती है। माइक्रोब्स जो है जो काफी हद तक यूजफुल होते हैं उसकी मात्रा भी यहां पर, उसकी क्वांटिटी भी रिड्यूस हो सकती है, ठीक है। तो यहां पर हीट पेनिट्रेशन भी उसको अफेक्ट करता है स्टबल बर्निंग के तौर पर, ठीक है। आगे बात करते हैं कि उसका अल्टरनेटिव है तो है क्या। तो इन सिटू ट्रीटमेंट ऑफ स्टबल, फॉर एग्जांपल क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट बाय जीरो टाइलर मशीन, ठीक है, कि इतना हम लोग मशीन का यूज करें कि भाई जो पैडी क्रॉप है उसको जलाना ना पड़े, वो लैंड टू लैंड यहां पर अलाइनमेंट के तौर पर उसको हम लोग रेसिड्यू कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग बायोडिकम्पोजर का यूज कर सकते हैं, पूषा बायोडिकम्पोजर जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं, उसके बारे में भी यहां पर हम लोगों ने बात किया था, ठीक है। उसके बाद XC2 ऑफ साइड ट्रीटमेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूज ऑफ राइस स्ट्रो एज अ कैटल फूडर, तो वहां पर राइस स्ट्रो जो है वहां पर फार्म के अंदर कैटल हम लोग भेज सकते हैं तो कैटल अपने आप से वो चीज खा लेंगे, ठीक है। तो ये चीज आप लोग कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं, जैसे कि टर्बो हैप्पी सीडर मशीन को हम लोग यूज कर सकते हैं, सो विच कैन अपरूट द स्टबल एंड ऑल्सो शो द सीड्स, ओके, इन एरिया क्लियर्ड। जहां पर एरिया क्लियर करना रहेगा वहां पर वो शो सीड जो है उसको हम लोग चला सकते हैं, तो ये भी एक अल्टरनेटिव है, टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। बाद में यहां पर क्रॉपिंग पैटर्न को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। इट इज द डीपर एंड मोर फंडामेंटल सॉल्यूशन कि हम लोग जो है अपनी क्रॉपिंग पैटर्न को ही चेंज कर दे, ठीक है। एक क्रॉपिंग करने के बाद हम लोगों ने दूसरी क्रॉपिंग की तो ये एक फंडामेंटल सॉल्यूशन के तौर पर सामने आता है। पर दोस्तों यहां पर मैं एक चीज ये भी कहना चाहूंगा कि यहां पर एक अल्टरनेटिव ये भी मिला है कि ये जो स्टबल बर्निंग हो रही है ना, ये जो घास फूस है, ठीक है, आप देख रहे हैं ये, तो उससे हम लोग क्या बना सकते हैं? उससे हम लोग बना सकते हैं पैडी
स्ट्रो, ठीक है, पैलेट। तो ये है पैलेट, इज इट क्लियर? पेडी स्ट्रो पैलेट जिसको कहा जाता है, इसको हम लोग बनाने के बाद हमारा जो थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है, हमारा जो थर्मल पावर प्लांट है, तो थर्मल पावर प्लांट के अंदर हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो यहां पर जो थर्मल पावर प्लांट जो है किससे चल सकता है, किससे चलता है? कोल से चलता है। तो अगर हम लोग कोल के साथ इस पैलेट्स को यूज करते हैं, ठीक है, तो यहां पर कोल की जो हमें लागत लगेगी, या ऐसा कह सकते हैं कि कोल की जो हमें कंजप्शन लगेगा कोल का, वो रिड्यूस हो सकता है। इज इट क्लियर? तो और पैलेट का भी यहां पर जो भी चीजें होती है कि थर्मल पावर प्लांट के अंदर वो हीट प्रोड्यूस करने में भी हेल्प कर सकते हैं। तो ये उसका एक अल्टरनेटिव है स्टेबल बर्निंग का, ठीक है। तो यहां पर जो भी इलाके हैं जहां पर स्टेबल बर्निंग हो रही है, उसकी वजह से आसपास के लोगों को पॉल्यूशन का अफेक्ट होता है, तो हम लोग पैलेट बनाएंगे। पैलेट बनाने के बाद यहां पर पैलेट किधर भेजे जाएंगे? पैलेट बनाने के बाद वो भेजे जाएंगे थर्मल पावर प्लांट के अंदर, और थर्मल पावर प्लांट के अंदर कोल के साथ उसको बर्न किया जाएगा। तो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होगी, साथ ही साथ यहां पर स्टेबल बर्निंग का अल्टरनेटिव भी मिल गया, और यहां पर कोल जितना हमें चाहिए था पहले, और उससे हमें कम लगेगा अभी कोल, क्योंकि पैलेट आ गया। इज इट क्लियर? तो यहां पर एक पत्थर से तीन शिकार, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो इसी प्रोसेस को बढ़ाने के लिए जो सरकार है अभी 50 करोड़ रुपए, हाँ यहां पर आप देख सकते हैं, यस, ठीक है, yes, so environmental ministry ₹50 crore incentive scheme is aimed at stopping farmers in Punjab and Haryana from burning crop residue and major cause of pollution in New Delhi, ठीक है। तो यहाँ पर 50 करोड़ रुपए की यहाँ पर लागत लगेगी। यहाँ पर आप लोगों को सरकार फंडिंग प्रोवाइड करेगी और नए नए एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ पर हेल्प करेगी कि आप प्रोडक्शन कीजिए इस तरीके के पैलेट का, ठीक है। इस तरीके के पैलेट का जब भी आप प्रोडक्शन करोगे तो थर्मल पावर प्लांट के अंदर ये इसकी डिमांड रहेगी, थर्मल पावर प्लांट के अंदर डिमांड रहेगी, तो यहां पर स्टेबल बर्निंग का अल्टरनेटिव भी होगा। और जो स्टेबल बर्निंग का अल्टरनेटिव है वो कोल के हिसाब से वो काफी इकोनॉमिकली इफेक्टिव भी है और बेनिफिशियल भी है, ठीक है। उसके बारे में यहां पर बात किया गया है। इज क्लियर? तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने यहां पर अनाउंस किया है कि 50 करोड़ स्कीम ऑन थर्सडे टू इट इंसेंटिवाइज इंडस्ट्रियलिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर्स टू सेट अप पेडी स्ट्रो पैलेटाइजेशन एंड टोरेफैक्शन प्लांट्स ओवर हियर, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पर बातचीत किया गया है। तो दोस्तों अगर आपको कोई बिजनेस का सोच रहे हैं, ठीक है, जो आप फार्मर इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और आप बिजनेस का सोच रहे हैं, तो यहाँ पर आप पैलेट प्रोडक्शन के बारे में भी सोच सकते हैं, ठीक है। तो उसकी आप प्रोसेस के बारे में जानिए, क्या है क्या नहीं, हाउ टू मेक दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर पैलेट विथ रिस्पेक्ट टू दी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर थर्मल पावर प्लांट के थर्मल पावर प्लांट के हिसाब से उसका क्या क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। तो उसके ऊपर आप थोड़ा बहुत रिसर्च कर भी एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आप लोग ये चीज स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो जमाना है वो एंटरप्रेन्योरशिप का है, जहां पर आप लोगों को अगर कुछ भी ऐसी चीजें दिखती है जो एक प्रॉब्लमेटिक चीज है, तो सॉल्यूशन के तौर पर आप उसका सॉल्यूशन लाइए और सॉल्यूशन के हिसाब से यहां पर उसको एक बिजनेस में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज यहां पर आप लोगों को याद रखना है। तो स्टेबल बर्निंग दैट इज अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम ओवर ये चैलेंज था कि एयर पोल्यूशन हो रहा था, तो उसका अल्टरनेटिव हम लोगों ने ढूंढ लिया है, यहां पर सरकार ने भी ढूंढ लिया है कि आप पैलेट बनाइए। यहां पर सरकार जो है फंडिंग प्रोवाइड करती है आप लोगों को, गवर्नमेंट जो है सपोर्ट करती है आप लोगों को, तो ये चीज भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं पूसा डिकम्पोजर के बारे में, ठीक है। तो पूसा डिकम्पोजर के बारे में हम लोगों ने एक बार डिस्कस किया था। इट इज एसेंशियली अ फंगी बेस्ड लिक्विड सॉल्यूशन, जहां पर उसके ऊपर डाल दिए जाएंगे ये पूसा डिकम्पोजर। तो वो पूरा का पूरा जो स्टेबल बर्निंग के जो भी क्रॉप्स थे, ठीक है, ये पेडी क्रॉप्स जो थे, पेडी स्ट्रो क्रॉप्स जो थे, उसको यहाँ पर वो गाल देगा, ठीक है। और 32 डिग्री सेल्सियस के अंदर इसको फंगी थ्राइव किया जाता है। और यहाँ पर पेडी इज हार्वेस्ट
हार्वेस्टेड, जब भी ये पैडी हार्वेस्ट होता है तभी इसको यहाँ पर एंकरेजमेंट मिलता है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों को याद रखनी है। इट प्रोड्यूस द एंजाइम्स टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज, लिग्निन एंड पैक्टिन इन द पैडी स्ट्रो ओवर हियर, ठीक है। और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR ने भी इसको डेवलप करने की बात की गई है। और यहाँ पर उसके बाद ICAR ने यहाँ पर इस कैंपस के अंदर पूषा, कैंपस एट पूषा इन दिल्ली के अंदर इसका नाम रखा था। इज इट क्लियर? सो दैट कन्वर्ट्स द क्रॉप रेसिड्यूज, एनिमल वेस्ट, डंग एंड अदर वेस्ट इनटू ऑर्गेनिक मैन्योर, ठीक है। ऑर्गेनिक मैन्योर में ये कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। ये काफी हद तक पर एक्सपेंसिव है, टेक्नोलॉजी इफेक्टिव है एग्रीकल्चर वेस्ट के लिए और क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट के लिए, पर ये इनएक्सपेंसिव भी है। सो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। इज इट क्लियर? सो इट इज एन इनएक्सपेंसिव एंड इफेक्टिव टेक्नोलॉजी फॉर एग्रीकल्चर वेस्ट एंड क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट ओवर हियर, ओके। आगे बात करते हैं उसका बेनिफिट है तो है क्या। तो ये फर्टिलिटी को इंप्रूव करेगा, ये डिकम्पोजर जो है जमीन की फर्टिलिटी को इंप्रूव करेगा, सोइल की प्रोडक्टिविटी को भी इंप्रूव करेगा, स्टेबल वर्क्स जो होता था उस अभी नहीं होगा, यहाँ पर लेस फर्टिलाइजर कंजप्शन होगा, उसका क्रॉप जो है वो उसके लिए मैन्योर और कंपोस्ट बनाएगा फ्यूचर के अंदर, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो ये उसका बेनिफिट है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर सबल बर्निंग जो है उससे जो भी लॉस होता था वो बच जाएंगे हम लोग। बैक्टीरिया फंगी जो है जो सॉइल को काफी हद तक यूजफुल होता है, ठीक है, एनवायरनमेंट को हार्म भी नहीं पहुंचाता है, ठीक है, उससे हम लोग बेनिफिट उठा सकते हैं। उसके साथ साथ इट इज एन इफिशिएंट एंड इफेक्टिव ओवर हियर, चीपर है, डबल है, प्रैक्टिकल टेक्निक के तौर पर ये सामने आता है जो स्टेबल बर्निंग को रोक सकता है। और ये दोस्तों इको फ्रेंडली भी है, एनवायरमेंटली भी है, जो हम ये टेक्नोलॉजी एनवायरमेंटली भी काफी हद तक यूजफुल मानी जा सकती है। और ये स्वच्छ भारत मिशन के तौर पर इसको कंट्रीब्यूट किया है, तो यहाँ पर आप लोगों को फंडिंग भी मिल सकती है। एक बार आप उसके ऊपर रिसर्च भी करिएगा। इज इट क्लियर? सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर आर्टिकल ओवर हियर। आई होप आप लोग अच्छी तरीके से ये स्टेबल बर्निंग के आर्टिकल को समझ पा रहे हैं। अभी बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के दौरान। दोस्तों जो नेक्स्ट आर्टिकल निकल कर आया है वो है अक्विस्ट फॉर दी घोस्ट कैट बेस्ड ऑन लॉर। तो यहाँ पर स्नो लेपर्ड के बारे में बात किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो नमदफा नेशनल पार्क है, ठीक है, और टाइगर रिजर्व है, तो यहाँ पर जो स्नो लेपर्ड जो घोस्ट है उसके बारे में यहाँ पर बात किया गया है। तो एक भाई साहब के पास पहले स्किन थी, बाद में बिग कैट स्किन दैट नो वन शो, yes, a big cat skin that no one show is behind the survey of the ghost of the mountains in India's easternmost tiger reserve. The snow leopard has never been spotted nor recorded in the Namdapha National Park and Tiger Reserve in the Changlang district of Arunachal Pradesh. The 1985 square kilometer reserve bordering Myanmar has an elevation varying from 200 meters to 4,571 meters above the sea level, ठीक है। तो यहाँ पर एक भाई साहब के पास पहले स्कीम थी, अभी उसके पास है नहीं। तो यहाँ पर घोस्ट के बारे में यहाँ पर अफवाहें चल रही है। और स्नो लेपर्ड जो है उन्होंने कहा है कि और म्यांमार से वो लोग जो है बॉर्डर के तौर पर वो एंटर कर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज समझनी है। पर अभी फिलहाल हमारे पास कोई भी ऐसे स्नो लेपर्ड जो है नमदफा नेशनल पार्क के अंदर या तो टाइगर रिजर्व के अंदर देखने को नहीं मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट इज एन स्नो लेपर्ड, ठीक है। उसका साइंटिफिक नेम क्या है, ये आर्टिकल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट माना जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपको साइंटिफिक नेम के तौर पर यह पूछा जा सकता है ये तो, और दूसरा ये कहाँ पर आपको मिल सकते हैं वो उसके बारे में यहाँ पर बातचीत किया गया है, ठीक है। साइंटिफिक नेम है पैंथेरा यूनिसिया, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। स्नो लेपर्ड एक्ट एन इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ ऑफ द माउंटेन इकोसिस्टम्स इन विच द लाइव ड्यू टू देयर पोजीशन एज द टॉप प्रीडिएटर इन द फूड वेब ओवर हियर। हैबिटेट के बारे में अगर बात करें तो सेंट्रल एंड साउथ एशिया जो रीजन है, माउंटेनियस रीजन है, उसके अंदर ये पाए जाते हैं। इन इंडिया देयर जियोग्राफिकल रेंज इन कंपासेस, जो वेस्टर्न हिमालय के अंदर जम्मू एंड कश्मीर हिमाचल प्रदेश है वहां पर आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। ईस्टर्न हिमालय के अंदर जहां पर उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश जो है
वहां पर आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। क्या दोस्तों मुझे आप बता सकते हैं अरुणाचल प्रदेश कौन से कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है, कौन से स्टेट के साथ नहीं, कौन से कंट्री के साथ, ठीक है, ये चीज आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। ओके, स्नो लेपर्ड जो है अगर वर्ल्ड के कैपिटल के बारे में बात करूं तो सबसे ज्यादा हेमिस लद्दाख के अंदर ये आप लोगों को देखने को मिल सकता है, ठीक है। हेमिस नेशनल पार्क दैट इज द बिगेस्ट नेशनल पार्क इन द इंडिया एंड आल्सो हैज अ गुड प्रेजेंस ऑफ द स्नो लेपर्ड ओवर हियर, दैट इज कॉल्ड द हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है। तो हेमिस नेशनल पार्क आप लोगों को याद रखना होगा। स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी द इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क का पॉइंट टॉपिक जो है वो आईएमपी माना जाता है। ओके, आगे बात करते हैं उसके प्रोटेक्शन स्टेटस के बारे में। तो स्नो लेपर्ड जो है लिस्ट किया गया है वैल्यूनरेबल के तौर पर, IUCN जो है वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन रेड लिस्ट के तौर पर उसको एक थ्रेटेंड स्पीसीज माना जा सकता है, ठीक है। ये चीज यहां पर आप लोगों को समझना है। उसके बाद यहां पर अगर मैं और ज्यादा उसके बारे में बात करूं तो कन्वेंशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज के तौर पर इसको सामने लेकर आए हैं, ठीक है। यहां पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत उसको लिस्टेड किया गया है फॉर द प्रोटेक्शन एक्ट। ओके, उसके बाद कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज CMS जिसको कहा जाता है, और यहाँ ये जो स्पीसीज जो है ये ग्लोबली भी और इंडिया के अंदर भी एक कंजर्वेशन स्टेटस के तौर पर सामने आता है, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय द सेवरल नेशनल लॉज इन इट्स रेंज कंट्रीज, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर यही बात किया गया है कि जो प्रजाति जो है लुप्त होने के कगार पर है या डेंजर्ड है उसको हम किस तरीके से कंजर्व कर सके, किस तरीके से बचा सके, तो उसके बारे में ग्लोबली तो काम हो ही रहा है, इंडिया के अंदर भी काम हो रहा है, तो उसके हिसाब से आप लोगों को चीजें याद रखनी होगी। इज इट क्लियर? आगे बात करते हैं कि कंजर्वेशन एफर्ट्स जो है इंडिया के थ्रू कौन कौन से लाए गए हैं। तो पहली चीज यहां पर समझ लीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहां पर स्नो लेपर्ड के लिए फ्लैगशिप स्पाइसीज के तौर पर उसको आइडेंटिफाई किया है जो कि प्रॉपरली हाई अल्टीट्यूड हिमालयस के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। इंडिया इज ऑल्सो अ पार्टी टू द ग्लोबल स्नो लेपर्ड, ये उसका एक मेंबर है। इकोसिस्टम प्रोटेक्शन एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम जो 2013 से चल रहा है उसका भी यहाँ पर ये एक मेंबर कंट्री माना जा सकता है, ठीक है। हिमालय संरक्षक, ठीक है, यहाँ पर उसको लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2020 के अंदर, जो स्नो लेपर्ड को प्रोटेक्ट कर सकता है। ये एक वॉलंटरी प्रोग्राम है कम्युनिटी के थ्रू, ठीक है। उसके बाद 2019 के अंदर इसको फर्स्ट नेशनल प्रोटोकॉल के तौर पर इसको लॉन्च किया गया था, जहां पर स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट किया गया था और ये काफी हद तक मॉनिटरिंग पॉपुलेशन के तौर पर ये सामने आया था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सिक्योर हिमालय, ठीक है। सो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी दैट स्टैंड्स फॉर द GEF यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP जिसको कहते हैं, फंडेड द प्रोजेक्ट ऑन कंजर्वेशन ऑफ हाई एल्टीट्यूड बायोडाइवर्सिटी एंड रिड्यूसिंग द डिपेंडेंसी ऑफ लोकल कम्युनिटीज ऑन द नेचुरल इकोसिस्टम। तो जो भी यहाँ पर नेचुरल इकोसिस्टम के तौर पर जो कम्युनिटीज जो है डिपेंडेंट है वो यहाँ पर हाई अल्टीट्यूड के तौर पर बायोडाइवर्सिटी और यहाँ पर उसके बारे में प्रोजेक्ट कंजर्वेशन के बारे में यहाँ पर बातचीत करती है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, इट स्टैंड्स फॉर द PSL, ओके, जो 2009 के अंदर लॉन्च किया गया था, जो प्रमोट क्या करता है, इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटरी अप्रोच टू कंजर्व द स्नो लेपर्ड एंड देयर हैबिटेट। उसके हैबिटेट को और स्नो लेपर्ड को यहाँ पर कंजर्वेशन के कंजर्व करने के बारे में यहाँ पर सारे लोग पार्टिसिपेट करें, उसके बारे में यहाँ पर ये प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया था 2009 के अंदर, ठीक है। स्नो लेपर्ड इज वन ऑफ द लिस्ट ऑफ 21st क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज फॉर द रिकवरी प्रोग्राम, ये चीज याद रखिएगा। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तौर पर ये चीज कही गई है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो वेस्ट बंगाल के अंदर दार्जिलिंग के अंदर जहां पर पदमजा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क है, उसके अंदर स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग समझ सकते हैं कि पदमजा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क जो दार्जिलिंग जो वेस्ट बंगाल के अंदर है वहां पर इस तरीके के प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं। इसी क्लियर? आई होप सो आप लोग अच्छी तरीके से ये सारी चीजें समझ पा रहे हैं। आगे बात करते हैं नमदफा नेशनल पार्क के बारे में। तो जैसे मैंने कहा कि नमदफा नेशनल पार्क जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर के बीच में आता है, जो इंडिया की बॉर्डर और म्यांमार की बॉर्डर के बीच में है नमदफा नेशनल पार्क, ये चीज याद रखनी है। चांगलांग डिस्ट्रिक्ट जो है नियर द स्टेट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, ठीक है।
तो वहां पर आप लोगों को नमदफा नेशनल पार्क देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो इट इज द ओनली पार्क इन द वर्ल्ड टू हैव टू 4 फेलाइन स्पीसीज ऑफ बिग कैट ओवर हियर, जिसको हम लोग कहते हैं टाइगर, पैंथरा टाइग्रिस, लेपर्ड, पैंथरा पेर्डूस, स्नो लेपर्ड, पैंथरा यूनसिया, क्लाउडेड लेपर्ड, नियोफ्लीज, न्यूबुलाजा, ठीक है। तो ये सारे के सारे स्पाइसेस के बारे में ये चीज बात करती है, ठीक है। सो हॉलॉक गिब्बॉन्स द ओनली एप स्पाइसेस फाउंड इन इंडिया इज फाउंड इन दिस नेशनल पार्क ओवर हियर, ओके। तो नमदफा नेशनल पार्क है वो कहां पर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अभी। इज इट क्लियर? ओके, आगे बात करते हैं। ये जो आर्टिकल दोस्तों निकल कर लास्ट आया है उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर आप आ जाइए पेज नंबर 16 के ऊपर, बिजनेस सेक्शन जो है वहां पर आप लोग आ सकते हैं, ठीक है। जहां पर आप लोगों ने देखा होगा इस आर्टिकल के बारे में, फूड प्राइसेस सीन स्टेइंग स्टिकली मे कीप इन्फ्लेशन एट अबाउट 7% इन द Q3-2, ठीक है। तो यहां पर आप इस पोस्टर को देखिए कि 5 मंथ की अगर मैं बात करूं तो इन्फ्लेशन जो है सितंबर महीने के अंदर 7.41% हो चुका है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और फूड की प्राइस जो है काफी हद तक बढ़ चुकी है। सो 1.96% से 4.06%, उसके बाद यहां पर 7.41% तक इन्फ्लेशन पहुंच चुका है, ठीक है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है 4.06% से लेकर 7.41% तक पहुंच चुका है, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फूड जो अगर मैं बात करूं तो 8.6% बढ़ चुका है, ठीक है। तो एक्सपर्ट ने यहां पर कहा है 3 रीजन के अंदर बताया गया है कि फूड प्राइसेस हाई क्यों हुआ है, क्योंकि कंज्यूमर प्राइस फूड जो है वो 8.6% को टच कर चुका है। और यहां पर अगर मैं नवंबर 2020 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर वेजिटेबल के प्राइस इंक्रीज हुए, स्पाइसेस के प्राइस इंक्रीज हुए, कैरियल्स प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज हुए, मिल्क प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज हुए। आप लोग देखिए ना, अमूल जो ताजा आती है आधे लीटर की जो पॉलीथीन आती है उसके भी प्राइसेस 2 बार रिवाइज हुए, ठीक है। पहले वो पॉलीथीन 24 रुपीज की आती थी, ठीक है, आधे लीटर की अमूल ताजा की जो ब्लू कलर की पॉलीथीन आती है वो अभी 27 रुपीज तक पहुंच चुकी है, ठीक है। 26 रुपीज है, पर कभी कभार जो कस्टमर जो शॉपकीपर है या जो दुकानदार है वो 26 रुपीज का जो है वो 27 रुपीज रहते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी ये चीज गलत मानी जा सकती है, ठीक है। ये चीज यहां पर आप लोगों को समझना है। अगर कोई भी शॉपकीपर इस तरीके की चीजें करते हैं ठंडा करने के नाम पर या तो कोई भी ऐसे एस्पेक्ट के तौर पर, तो एमआरपी से आप लोगों को ज्यादा रुपए नहीं देने होते हैं, ठीक है। ये चीज यहां पर आप लोग याद रख सकते हैं। अगर एमआरपी से अगर कोई भी आपको ज्यादा रुपए मांगते हैं तो आप उसका कंज्यूमर फोरम के अंदर कंप्लेन कर सकते हैं, लीगल कंपेल होता है इसका, ये चीज आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। कंप्लेन लीगली होता है, पर कहने का मतलब यह है कंज्यूमर फोरम के अंदर आप लोग जा सकते हैं, ठीक है, अगर कोई एमआरपी के ऊपर ज्यादा पैसा लेते हैं तो। इज इट क्लियर? उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 0.8% इन द फैक्ट्री आउटपुट, ठीक है, in August the first since February 2021 and on account of monsoon which affects industries such as mining construction। तो mining industry के अंदर, construction industry के अंदर भी यहाँ पर 0.8% की बढ़ोतरी हुई है। और दूसरी ओर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना, हमारा एक्सपोर्ट इस साल इतना हुआ है नहीं, ठीक है। तो एक्सपोर्ट हुआ है नहीं तो भारत का खजाना भरेगा कैसे, देश के अंदर पैसे कैसे आएंगे, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पर बातचीत किया गया है। सो रिटेल इन्फ्लेशन जो है 7.41% तक पहुंच चुका है सितंबर महीने के अंदर। फूड प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं। फैक्ट्री जो है फैक्ट्री आउटपुट इन अगस्त सरप्राइजिंगली कॉन्ट्रैक्टेड बाय 0.8% प्राइमरीली ऑन अकाउंट ऑफ द मॉनसून रेन। तो वो विच अफेक्ट द इंडस्ट्रीज ना, ठीक है। अगर मॉनसून अगर पीक पॉइंट पर रहेगा तो इंडस्ट्रीज को भी अफेक्ट होगा, माइनिंग इंडस्ट्रीज को, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज को अफेक्ट होगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर सप्लाई कम होगी, डिमांड ज्यादा होगी, तो प्राइस इंक्रीज होना ही होना है, ठीक है। उसके बारे में यहाँ पर बातचीत किया गया है। और दूसरी अगर मैं बात करूं तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने यहाँ पर इस डेटा को रिलीज किया है। और यहाँ पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी इंडिया रिड्यूस द इंडियाज 2022 टू 23 ग्रोथ फोरकास्ट किया है वो 6.8% के करीब किया है, ठीक है। तो उसके बारे में भी यहां पर आप लोगों को याद रखना है। तो एक्सपोर्ट ना होने की वजह से भी, साथ ही साथ यहां पर जियोग्राफिकल कंडीशन की वजह से भी, और साथ ही साथ यहां पर
जो भी फूड प्राइसेस बढ़ते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फूड जो बढ़ते हैं, उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी हद तक फूड क्राइसिस आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, सॉरी फूड प्राइसेस इंक्रीज होने को देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज वी कैन से दैट कि ये इन्फ्लेशन बढ़ने की कगार पर है, इज इट क्लियर। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोग याद रख सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन ओवर हियर। आई होप यू ऑल आर एंजॉय दिस सेशन एंड आई वांट टू टेल you that if you are preparing for the defense and UPSC examination like the combined defense services, over here Air Force Common Admission Test, National Defense Academy, Indian Navy INET, UPSC Civil Services Examination, Air Force Group X and Y, Territorial Army, and if you are also preparing for the banking examination like the IBPS clerk, IBPS PO, IBPS RRB, SBI clerk, SBI PO, RBI grade B. So don't worry, batches launched by the Yes Sampat Educator. So what are you waiting for, guys? Just call on 9773230619 and you can also follow me on Instagram. You can also follow me on YouTube and Facebook as well as over here, okay? And I want to tell you that online platform is available over here. Is it clear? So once again, if you are the new family member of this particular channel, so please subscribe our channel that is called the Yes Sampat Educator. Is it clear? So you can search in the YouTube, you can find it the proper channel. After the subscribe, you can identify that for the future and further notifications over here. And अगर आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया हो या अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ और कलीग्स के साथ, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के दौरान, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत, बाय बाय।